Good morning, students. I am Rajan Chipa from Pragya Academy, गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अब देखिएगा, कल अपन पढ़ रहे थे, जो लास्ट अपना लेक्चर आया था, उस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर और उसको फाइंड करने का तरीका। उसके लिए अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, थ्रिसिल कीप एक्सपेरिमेंट। आज हम सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, जिसका नाम है वर्कले हार्टले मेथड। क्या नाम है? वर्कले हार्टले मेथड। ओके, ये पढ़ेंगे अपन सेकंड। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कैसे आएगा वर्कले हार्टले मेथड, वो देखिएगा आप, वो देखें। तो वर्कले हार्टले मेथड में क्या था कि यहाँ एक कंटेनर लिया अपन ने, इसमें सीखना है आपको। इस कंटेनर को मैंने एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दी, क्लियर है? और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट ए और पार्ट बी। क्लियर? पार्ट ए में हमने पिस्टन लगा रखा है P1, जो फ्रिक्शन लेस है, जिसकी इनिशियल पोजीशन A है, और पार्ट बी में पिस्टन लगा रखा है P2, जो भी फ्रिक्शन लेस है, और यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है इनिशियल, वो B है। पार्ट ए में हमने भर रखा है प्योर सॉल्वेंट भर रखा है, और पार्ट बी में हमने भर रखा है सॉल्यूशन। क्लियर है? तो पार्ट ए में तो भरा हुआ है ये प्योर सॉल्वेंट, जैसे मान लो वाटर भर दिया, क्लियर? और पार्ट बी में आपके सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्लियर? क्या भरा हुआ है? आपके सॉल्यूशन। और इन दोनों को सेपरेट जो कर रही है वो है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्या सेपरेट कर रही है इन दोनों को? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब यू नो डैट सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, तो ड्यू टू द ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम, कहते हैं ड्यू टू द ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के कारण ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से होकर। क्लियर? और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से होकर जब ये फ्लो करेंगे इधर, क्लियर है? तो फ्लो करेंगे, तो ये ऑस्मोसिस के कारण फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सॉल्वेंट वाला जो पिस्टन है वो नीचे की ओर गिरेगा और इधर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन वाला पिस्टन है वो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये डाउन होगा और वो अप होगा पिस्टन। तो मान लो एक फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ये इस जगह पर पहुंच गया, इस पोजीशन पे आ गया A', और ये आ गया आपका B' पे आ गया। क्लियर है? तो due to the osmosis, solvent particles pass through the semi-permeable membrane towards the solution. Clear? तो यहाँ पर ये लेवल कम होगा तो पिस्टन नीचे गिरेगा, ठीक है, डाउन आएगा, और यहाँ लेवल इंक्रीज होगा तो पिस्टन अप जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन जो आ गई पिस्टन की वो A', और इस पिस्टन की जो फाइनल पोजीशन है वो B' है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं कि ये जो पिस्टन है B', इस पिस्टन B' पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, P एक्सटर्नल। ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, और ये प्रेशर इतना अप्लाई करते हैं कि ये पिस्टन फर्दर अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाए, मतलब ये तो B' से B पर आ जाए और ये A' से A पर आ जाए, और फर्दर जब इनिशियल स्टेज में आ गया
तो इसका मतलब कोई ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं, जितना पहले सॉल्वेंट था उतना सॉल्वेंट दोबारा आ गया। इसका मतलब इस प्रेशर ने क्या कर दिया, इस प्रेशर ने ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया। क्लियर? एंड द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था यही कहलाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा? ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? सच एक्सटर्नल प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? वह एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए, क्लियर है ना भाई यहाँ तक? चलिए अब अपन देखें ऑस्मोटिक प्रेशर की यहाँ पर इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को लाते हैं अपन, पाई बराबर CRT। क्लियर? ये इक्वेशन लाएंगे यहाँ पर। हियर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है। C जो है वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी है। क्या है? C मोलरिटी है, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके? अब आप देखिए जिस तरह से आप गैस इक्वेशन को लाते थे ऐसे हम यहाँ पर इस ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को लाएंगे। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हम देखते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वैसे ही है जैसे गैसेस के लॉ थे उस तरह से ही है। तो यहाँ पर पहला लॉ आता है वान हाफ बॉयल्स लॉ। क्या आता है? वान हाफ बॉयल्स लॉ, जो कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर the osmotic pressure of a solution is directly proportional to its concentration। ओके? क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि सर एट ए गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। मतलब किसी दिए गए टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कंफ्यूजन? तो यहाँ पर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्या है भाई? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्लियर? यहाँ जो कंसंट्रेशन है C, अपन ने कह दिया हियर C इज कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन कौन सी है? ये है मोलरिटी। मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर। क्लियर? तो मोल पर लीटर का मतलब है V = N, C = N/V। क्लियर? और फॉर वन मोल तो N की वैल्यू 1 रख दी तो C = कितना हो गया? 1/V। और 1/V हो गया, देन ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये लॉ क्या बनेगा? पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। क्लियर? ये हो गया वान हाफ बॉयल्स लॉ। क्लियर? जो क्या कहता है? जो कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो थी वो क्या होती है? मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी है। तो N/V हो गया, और B N कितना मान लिया अपन ने? 1 मोल माना यहाँ पर, तो N की वैल्यू 1 मोल रख दी। देन क्या आया? C = 1/V। तो पाई इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/B। ये पहला लॉ हो गया वान हाफ बॉयल्स लॉ। फिर हम यहाँ पर सेकंड लॉ पढ़ते हैं, वान हाफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जिसको आपने
वहां गैलू-सैक लॉ कहा था, सॉरी चार्ल्स लॉ कहा था। क्या कहा था वहां पे? चार्ल्स लॉ। क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब वान हाफ फ्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो वान हाफ, सेकंड अपन ले रहे हैं यहां पर, वान हाफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि किसी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहता है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, sorry, the osmotic pressure of a solution is directly proportional to their absolute temperature. क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो क्या कहा इसने? इसने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज directly proportional to absolute temperature. क्लियर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीन केल्विन टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हो गया आपके वान हाफ प्रेशर टेम्परेचर या टेम्परेचर प्रेशर लॉ। ओके, अब हमारे पास दो लॉ है, एक तो है वान हाफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ, ये रहा, और एक है वान हाफ बॉयल्स लॉ। तो वान हाफ बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। ये इक्वेशन 2 था। इन दोनों इक्वेशन को मिला दो, जैसे आपने गैस इक्वेशन बनाई थी ना, बॉयल और चार्ल्स को मिला के, ऐसे इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना देते हैं। तो हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 में पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/b। क्लियर है? अब यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, भाई ये तो T है और ये 1/b, ये तो T/b हो गया ना भाई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो पाई इक्वल्स टू आएगा ST/b। इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं पाई बी को इधर लेंगे इक्वल्स टू ST। इक्वेशन थर्ड, हियर S इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? सॉल्यूशन कांस्टेंट है, जिसको अपन मानेंगे क्या? R, गैस कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया? पाई बी बराबर RT हो गया। क्लियर है? ये तो किसके लिए हो गया? 1 मोल सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट कितना मोल है? 1 मोल डिजोल्व है तब, मतलब मोलरिटी 1 मोल पर लीटर है। अब सपोज दैट मोलरिटी n मोल पर लीटर हो तो यहाँ पर अगर ये n मोल है तो n आएगा, तो यहाँ पे n/b आएगा ना भाई, तो n सामने आएगा। तो पाई बी इक्वल्स टू हो गया nRT। ये किसके लिए हो गया? 4 n मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ये इक्वेशन आ गई पाई बी बराबर nRT। क्या इक्वेशन आ गई? पाई बी बराबर nRT इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर अपन को वो इक्वेशन लानी है पाई बराबर CRT। तो देखिए आप इस b को उठा के नीचे ले जाऊं। क्लियर? और जब b को उठा के नीचे लेके जाएंगे तो पाई इक्वल्स टू कितना आएगा? n/b इंटू RT। क्लियर? तो पाई इक्वल्स टू कितना हो गया? n/b इंटू RT। n/b मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन मोलरिटी। तो यहाँ पे पाई इक्वल्स टू क्या हो गया? CRT। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन 4 इज
ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन। क्या है ये? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन। पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या है? मोलरिटी है, जो किस पर डिपेंड करती है? मोल पर। तो पाई किसके डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है? मोल के। और मोल के क्वेश्चन आ रहा है। सो पाई इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है पाई? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एनी कंफ्यूजन? चलिए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि भाई एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 यूरिया सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या क्या गिवन है वो देखिएगा। तो गिवन क्या क्या है? वो कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T इक्वल्स टू 300 केल्विन है। क्लियर है? कंसंट्रेशन दे रखी है आपको यूरिया सॉल्यूशन की m/10, तो C दे रखा है 1/10 कैपिटल M। ओके, और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, पाई। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर होता है CRT। क्लियर? C क्या है? C गिवन 1/10 है। R जो है, R कितना होता है? R है आपके 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में। और T है आपके केल्विन में कितना? 300 केल्विन। सॉल्व कर लो इसको, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया। पाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई किया, यहाँ 0 आया, 3, 6 और 24। 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 2.4630 ATM ये आ गया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला फाइंड करना है, ये वैल्यू देगा, आंसर निकालना है। अब आपने क्या करा? बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल करे भी होंगे, पर कुछ न्यूमेरिकल के आंसर्स मैच नहीं कर रहे होंगे आपके, क्योंकि उन न्यूमेरिकल में यूरिया वगैरह नहीं होगा, वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे। तो आयनिक कंपाउंड जहाँ यूज होते हैं वहाँ पे आयनाइजेशन होगा, और कुछ जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होते हैं, वहाँ पर एसोसिएशन होगा। तो उन केसेस में हम वांटा फैक्टर का यूज करेंगे, तब जाके आपके आंसर्स जो हैं वो एक्चुअल आएंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं अब। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या होते हैं ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, वो देखिएगा। तो यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशंस का कंपेयर करना है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? सच सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वो कहलाते हैं आइसोटोनिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे मान लीजिएगा ये सॉल्यूशन फर्स्ट है और ये सॉल्यूशन सेकंड है, ये आइसोटोनिक होंगे इफ दे हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्या कहा मैंने? सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड may be isotonic if they have the same value of osmotic pressure. Clear? So such two solutions which have the same value of osmotic pressure are known as isotonic solutions. Clear? अब यहाँ पर क्या हो गया? इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए पाई 1 बराबर पाई 2 हो गया, और पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, तो यहाँ C1RT इज इक्वल टू C2RT। RT से RT कट गया, तो C1 इक्वल्स टू C2 आएगा। दैट इज दीज सॉल्यूशंस हैव सेम कंसंट्रेशन। क्लियर? तो जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन के बिटवीन, क्योंकि जब किसी की कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, तो इनके बिटवीन ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, तो देयर इज नो ऑस्मोसिस between these solutions या between
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर? तो इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बिटवीन कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड है। तो ये आइसोटोनिक कब होंगे? जब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, मींस इनकी कंसंट्रेशन सेम होगी, मींस इनके बिटवीन ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ऑस्मोसिस नहीं होगा इन दोनों के बिटवीन, वो कहलाते हैं आइसोटोनिक। अब अपन बात करें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। क्लियर है? हाइपर को सुपरटोनिक भी कहते हैं अपन। तो हाइपो और हाइपरटोनिक, अब यहाँ पर जब ये दो शब्द है ना कंपेयर में ही है, अकेले सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक नहीं कह सकते अपन, कंपेयर करके कहेंगे। भाई कंपेयर का मतलब एक व्यक्ति के पास 6 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास 8 रुपए हैं, तो 6 वाला हाइपो और 8 वाला हाइपर। क्लियर? तो यहाँ जो है वो कंपेरिजन है, जो कम है वो हाइपो, जो ज्यादा है वो हाइपर। तो यहाँ पर अपन बात करें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ जैसे हमने ये दो सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्यूशन फर्स्ट ले लिया और ये सॉल्यूशन सेकंड ले लिया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। सपोज दैट फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड से ज्यादा है, या क्लियर है? तो द सॉल्यूशन out of two solutions which have high value of osmotic pressure is known as hypertonic। तो इन दो सॉल्यूशंस हैं, इन टू सॉल्यूशंस में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है वो कहलाएगा आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा वो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, भाई इन टू सॉल्यूशंस में से जो सॉल्यूशन लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो π1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1RT और ग्रेटर देन टू C2RT, RT से RT कैंसिल, देन C1 ग्रेटर देन टू C2। तो मतलब हाइपरटोनिक हाई कंसंट्रेशन वाला होगा और हाइपोटोनिक लो कंसंट्रेशन वाला होगा। और आप जानते हैं ऑस्मोसिस जो होगा वो ऑस्मोसिस हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। तो लो कंसंट्रेशन कौन है? हाइपोटोनिक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होगा। क्लियर? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर होगा ऑस्मोसिस, बिकॉज यू नो दैट ऑस्मोसिस ऑलवेज डन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? तो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। क्लियर? तो ये है आपका आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। कंपेयर करना है बस। अगर इक्वल है ऑस्मोटिक प्रेशर देन आइसोटोनिक है, एक का ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक है, एक का लेस है तो वो हाइपोटोनिक है। क्लियर है? अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन वो देखिएगा आप। ठीक है, क्या बोल रहा है बताइएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 4% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू 12% सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। मतलब 4% यूरिया का एक सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है कंपाउंड ए के 12% सॉल्यूशन के। ठीक, देन कह रहा है देन फाउंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए। कुछ नहीं करना, आइसोटोनिक है, देन C1 इक्वल टू C2। तो यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशन में ये यूरिया का 4% है, तो मतलब यूरिया का जो मास है W1 वो कितना है आपके? 4 ग्राम है। क्लियर है? और
यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होगा M1 वो कितना होगा भाई, 60 होता है, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCO NH2। तो ये 16, 16, 32 और 28 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये हो गया 60 मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। और उधर देखें आइसोटोनिक है किसके, 12% ऑफ कंपाउंड ए के। क्लियर। तो यहाँ पर जो दूसरा सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया यूरिया वाला, ये तो किसका सॉल्यूशन है, यूरिया का, और ये सॉल्यूशन है ए का। तो W2 जो आया ए का मास वो 12% है, 12 ग्राम मान लिया। और यहाँ पर M2 जो है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, these solutions are isotonic। isotonic means pi1 equals to pi2 means C1 equals to C2 और C1 C2 के इक्वल है। तो C1 का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन B। ये जो परसेंटेज माना अपन ने W/B मान लिया, तो B दोनों में सेम रहेगा, तो अपन दोनों तरफ सेम लिख देते हैं। तो ये C2 क्या आएगा, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन B। 1000 अपॉन B से 1000 अपॉन B कैंसिल हो गया। W1 कितना है आपका 4 ग्राम अपॉन M1 60 ग्राम इज इक्वल टू W2 कितना है आपका 12 ग्राम अपॉन M2 फाइंड करना है। क्लियर है। 4 से 12 3 टाइम गया, देन M2 इक्वल टू M2 इधर जाएगा 60 इधर जाएगा 180 आ गया। मॉलिक्यूलर मास है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। क्या यूनिट होगी इसकी, ग्राम पर मोल। ये है आइसोटोनिक की तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई। अब हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड क्वांटा फैक्टर एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहले एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दो तरह के मॉलिक्यूलर मास होंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। आप पहले समझिएगा क्या कहना चाहते हैं, फिर देखिएगा दोनों की डेफिनेशंस को कैसे आती है वो देखें। आप यहाँ देखिएगा, जैसे मैंने ये कोई सॉल्यूट लिया और इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। और जब इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट में डालने पर यदि ये सॉल्यूट का ना तो डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही इसका एसोसिएशन हो रहा है, मतलब ना तो ये आयनाइज हो रहा है, अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा, और ना ही ये कंबाइन हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो जब इस सॉल्यूट का सॉल्यूशन में ना तो एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होता है, तो जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है वो उसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। मतलब इस केस में थ्योरेटिकल और एक्चुअल बोथ मॉलिक्यूलर मास आर सिमिलर। क्लियर। और जब सिमिलर आता है तो इस तरह के मॉलिक्यूलर मास कहलाते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाते हैं। क्लियर है। तो वो कहलाएगा आपके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे यूरिया था, यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसका कोई ना तो डिसोसिएशन होता है ना ही कोई एसोसिएशन होता है, ये पूरा यूरिया के फॉर्म में रहता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आता है। यही थ्योरेटिकल है और यही इसका एक्चुअल है। और जब 60 आ रहा है इसका मीन्स दिस इज द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बट कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो ऐसे सॉल्यूट जिन्हें हम सॉल्वेंट में डाल दें तो वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब अपने आयंस में आयनाइज हो जाते हैं या उनका एसोसिएशन हो जाता है। जैसे आपने NaCl लिया, Na+ और Cl- में आयनाइज्ड हो गया। क्लियर है। आपने CuCl2 लिया, Cu+2 और 2Cl- में आयनाइज्ड हो गया, तो वो वहाँ पर आयंस में आयनाइज्ड हो गया। और जब एक मॉलिक्यूल, सपोज दैट NaCl लिया, वन मॉलिक्यूल था NaCl, उसको जैसे ही वाटर में डाला Na अलग Cl अलग, देन नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए ना भाई।
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगी एक्चुअल वाली वो थ्योरेटिकल से डिफरेंट आएगी, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा। तो कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में या तो अपने आयंस में आयनाइज हो जाते हैं या उनका एसोसिएशन हो जाता है, मतलब वो डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर बना लेते हैं। तो उन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं उसके इक्वल नहीं आते, उनसे डिफरेंट आते हैं। मतलब यहाँ थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास बोथ आर डिफरेंट, और जब वो डिफरेंट आते हैं देन दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मास आर नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 और COOH। इसका जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास जो आएगा इसका वो 60 आएगा। 12 और 3 15, 15 और 12 27, 28 और 32 60 हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आया। बट जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने पढ़ा ये टॉपिक। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना रहा है, ऐसे H बॉन्ड बना लिया, कौन सा H बॉन्ड है ये? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना रहा है तो बेटा हो इसका क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनने के कारण इसने एक साइक्लिक डाइमर बना लिया। क्या बना लिया? साइक्लिक डाइमर बना लिया। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने 11th में भी लिखाया आपको। और जब साइक्लिक डाइमर बना लिया तो ये H बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि ये ब्रेक होता ही नहीं है, गैस स्टेट में भी ब्रेक नहीं होता। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दोनों मॉलिक्यूल्स हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे, एज ए डाइमर की फॉर्म में रहेगा एसिटिक एसिड। और जब एज ए डाइमर की फॉर्म में रहेगा तो जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 120 आएगा, न कि 60 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्चुअल आया, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास वो 120 आया, जबकि आना कितना चाहिए था थ्योरेटिकल के इक्वल 60, नहीं आया। तो दिस मॉलिक्यूलर मास इज नॉन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाता है ये मास? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आप देखिए, ये कहलाता है आपके एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। तो दो, एक तो होता है थ्योरेटिकल, अपन फॉर्मूला देखा और फॉर्मूला देख के अपन ने वैल्यू निकाली, वो थ्योरेटिकल है। और यदि प्रैक्टिकल करने पर भी, सॉल्यूशन बनाने पर भी यदि उसका मॉलिक्यूलर मास उस थ्योरेटिकल के इक्वल आता है तो वो नॉर्मल है, और यदि उससे डिफरेंट आता है तो वो एबनॉर्मल है। एनी कंफ्यूजन? दिस इज द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इस नॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्लेन करने के लिए वान हाफ ने एक फैक्टर जनरेट किया, एक फैक्टर दिया जिसे हम कहते हैं वान हाफ फैक्टर आयोटा। और ये बहुत काम की चीज है, तो ये आपके जो न्यूमेरिकल्स में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब दूर होगी। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं वांट हाफ फैक्टर आयोटा या आई। वांटा फैक्टर आई क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्लेन करने के लिए वान हाफ ने एक फैक्टर ड्राइव किया जिसे कहा वांटा फैक्टर। जो क्या होता है? वांटा फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहां पर ये होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
theoretical colligative प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो कहलाता है आयोटा। क्या कहलाता है वो? आयोटा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें मोल की बात करें तो यू नो दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पे आ जाएगा थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये हो गया थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर यू नो डेट जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोल्स की डेफिनेशन क्या होती है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मॉलिक्यूलर मास वाला कंसेप्ट आएगा आयोटा, तो कैसे निकालेंगे? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऊपर हो जाएगा भाई। ऑब्जर्व्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व मोल है, वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उल्टा हो गया ना भाई, ये क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। जैसे अभी आपने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड के लिए थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना था? 60 था। और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कितना था? 120 था। तो आयोटा कितना आएगा उसके लिए? क्या था? थ्योरेटिकल 60 अपॉन ऑब्जर्व्ड 120, कितना हो गया? 0.5। कितना हो गया आयोटा? 0.5। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो ये ऐसे निकलेगा ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे अपन देखें तो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें क्या चेंज आएगा वो देखिएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें निकालनी है, अब जो हमारी एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो ये ऑब्जर्व्ड वाली है। क्लियर है? थ्योरेटिकल वाली तो पहले वाले फॉर्मूले थे, अब नया आएगा ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आएगा, जैसे आपने यहाँ पे लिया डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी थ्योरेटिकल। क्लियर है? ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर यहाँ पे डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फिर यहाँ पे डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। ये हो गया डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पर पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो गया ये? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या चेंज होगा। जब आप ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब ये निकालेंगे डेल्टा पी ऑब्जर्व, है ना, देखना आप डेल्टा पी ऑब्जर्व निकालेंगे तो क्या होगा? वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है बस, डेल्टा पी थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर डेल्टा पी ऑब्जर्व। अब जो ये एक्चुअल आएगा ना, आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उन सबको अब वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ध्यान रखना है। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें आपको वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब वांटा फैक्टर की वैल्यू कितनी रखनी है वो देखेंगे। अगर आपका कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलेट है, तो वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 रखनी है। और यदि वहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ फिर वांटा की फैक्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी जो अपन रखेंगे और निकालना सीखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। डेल्टा पी ऑब्जर्व बराबर आयोटा
इंटू डेल्टा पी थ्योरेटिकल की वैल्यू क्या थी, पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये था डेल्टा बी ऑब्जर्व का नया फॉर्मूला, डेल्टा पी ऑब्जर्व। फिर सेकंड, अगर जैसे मान लो आपको डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा टीवी ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो डेल्टा टीवी लिख दें। इक्वल टू क्या होगा, आयोटा इंटू डेल्टा टीवी थ्योरेटिकल होगा। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी ऑब्जर्व जो आएगा वो कितना होगा, आयोटा इंटू डेल्टा टीवी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल की वैल्यू कितनी थी, केवी इंटू एम थी, मोलैलिटी, ठीक है नहीं थी। तो बस ये फॉर्मूला किससे मल्टीप्लाई हो गया, जो पहले सिंपल फॉर्मूला था केवी इंटू एम, अब वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, केवी इंटू एम इंटू आयोटा। क्लियर। फिर यहाँ पे अपन देखें थर्ड में डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व देखें क्या होगा, आयोटा इंटू डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल होगा, तो आयोटा इंटू डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व इक्वल्स टू कितना आएगा, आयोटा इंटू के एफ इंटू एम। क्या फॉर्मूला था इसका, के एफ इंटू मोलैलिटी था, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। और चौथा फॉर्मूला किसका आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का, कितना है, पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू आयोटा इंटू पाई थ्योरेटिकल। तो पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, आयोटा इंटू पाई थ्योरेटिकल की वैल्यू क्या थी, सी आर टी। तो देखो कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूले हैं, बस सब फॉर्मूलों को वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और मेरी सलाह आपको यही है कि इस चैप्टर में जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चंस हैं उनको आप इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करें, आयोटा का यूज करते हुए। भाई इतना ध्यान रखें, जहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे यूरिया, शुगर, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, उनके लिए आयोटा की वैल्यू 1 होगी, और जो इलेक्ट्रोलाइट देगा उनके लिए आयोटा निकालना अभी सीखते हैं, वो निकालते हैं। क्लियर है। अब आयोटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिएगा, ये क्लियर है फॉर्मूले सारे। क्या करना है, जो हमारे सिंपल फॉर्मूले थे उनको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लियर है। अब हम सीखते हैं आयोटा निकालना, कैसे निकालेंगे हम आयोटा वो देखते हैं अपन, मतलब वांटा फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। तो हम बात करते हैं वांटा फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब वांटा फैक्टर की वैल्यू तभी आएगी जब या तो डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, अल्फा। क्लियर है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन होता है उस केस में क्या होगा, और एसोसिएशन होगा उस केस में क्या होगा, वो बात करेंगे अपन। क्लियर है। कैसे बात करेंगे वो देखिएगा। हमने मान लिया लेट ए मॉलिक्यूल AN dissociate into NA। क्लियर। या डिसोसिएट एज फॉलोइंग, मतलब ये एक मॉलिक्यूल था AN और ये डिसोसिएट हो गया NA में, मतलब एक मॉलिक्यूल N पार्टिकल दे रहा है। क्लियर है। तो यहाँ अपन देखें T इक्वल्स टू 0 पर हमने कह दिया एट T इक्वल्स टू 0 इसका जो मोल था वो 1 मोल था, और स्टार्टिंग में इनिशियल में तो 0 होता है। क्लियर। और एट T इक्वल्स टू T, और T इक्वल्स टू T पर क्या आएगा, इसमें से मान लो अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो ये 1 से N बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, N अल्फा बनेगा ना भाई। क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व मोल आएंगे, अब एक्चुअल मोल तो ये है ना सॉल्यूशन में, भाई ये मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में एक्चुअल, तो यहाँ पर जो आएंगे ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, तो ये आएगा आपके 1 प्लस
n-1 इंटू एल्फा। क्लियर? ये आगे ऑब्जर्व मोल। अब आयोटा कैसे निकलता है? वांटा फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? वांटा फैक्टर का फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो थ्योरेटिकल मोल तो कितना था सॉल्यूट का? 1 मोल था और ऑब्जर्व ये था। तो आई की वैल्यू कितनी निकलेगी इस फैक्टर की? इस फैक्टर की वैल्यू निकलेगी कितनी? ऑब्जर्व मोल। कितने ऑब्जर्व मोल? 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स कितने हैं आपके? 1। तो आयोटा इक्वल टू कितना आ गया? वांटा फैक्टर कितना आ गया? ये आ गया 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। क्लियर? ये हो गया आपके वांटा फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। जब आयनाइजेशन होता है तो वांटा फैक्टर ऐसे निकलेगा। क्लियर है? अब अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर n-1 अल्फा, इस 1 को इधर ले आइए, इक्वल टू क्या आएगा? 1 आयोटा -1 हो गया। क्लियर? तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? आयोटा -1 अपॉन n-1। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। तो मेन तो एक वैल्यू ये काम आएगी आयोटा निकालना, और एक ही आएगी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है। अब ये मेन चीज है एन। एन क्या है? एक मॉलिक्यूल जितने आयंस में डिसोसिएट होगा वो उसका एन है। जैसे आप यहाँ देखें, क्लियर है भाई? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब एन निकालना है तो एन कैसे निकालना है? जैसे मान लो आपने सॉल्यूट अलग अलग ले लिया, मान लो ये सॉल्यूट ले लिया और ये एन आएगा। सॉल्यूट आपने लिया NaCl, कितने आयंस में डिसोसिएट होगा? Na प्लस और Cl माइनस, 2 आयंस में डिसोसिएट होएगा तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। आपने यहाँ पे ले लिया CaCl2, 1 और 2, 3 आयंस में डिसोसिएट होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। भाई एक Ca+2 और 2 Cl माइनस। एक आपने यहाँ ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, कितने आयंस में डिसोसिएट होगा? 2 और 3, 5 आयंस में डिसोसिएट होगा। आपने यहाँ पे लिया KCl, कितने आयन में डिसोसिएट होगा? 2 में। तो जितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है वो n की वैल्यू है। अब आपने यूरिया ले लिया, अब यूरिया का कोई डिसोसिएशन होता ही नहीं है तो n की वैल्यू कितनी है? 1 है। पूरा एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो n की वैल्यू 1 है। यहाँ n की वैल्यू पुट करिए, अल्फा वहाँ आपको गिवन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा गिवन नहीं होगा, वो 1 मानना है ऑलवेज, और कोई और गिवन होगा तो वहाँ अल्फा की वैल्यू देगा कि इतना % डिसोसिएट हो रहा है या इतना % आयनाइज हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करनी है और आयोटा निकालना है, और आयोटा निकाल के जो भी आपसे पूछे वहाँ आयोटा की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये था वांटा फैक्टर एंड डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आएगा? आयोटा इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड एल्फा इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n-1। एन दिस टाइप ऑफ निकालेंगे, NaCl है, देन इट डिसोसिएट इनटू 2 आयंस, सो वैल्यू ऑफ n इज 2। CaCl2 है, इट डिसोसिएट इनटू 3 आयंस, देन वैल्यू ऑफ n इज 3। Al2SO4 का होल थ्राइस है, इट डिसोसिएट इनटू 5 आयंस, देन वैल्यू ऑफ n इज 5। KCl डिसोसिएट इनटू 2 आयंस, देन वैल्यू ऑफ n इज 2। यूरिया डिसोसिएट ही नहीं होता तो उसके लिए n की वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पे अपन बात करें कि वांटा फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। अब मान लो डिसोसिएशन नहीं हो, एसोसिएशन हो। एसोसिएशन हो, क्लियर है? मतलब मॉलिक्यूल डाइमर या ट्राइमर या टेट्रामर बनाते हो, तो फिर उस केस में हम वांटा फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। क्लियर है? तो वांटा फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा किस केस में? एसोसिएशन में। एसोसिएशन में हमने क्या मान लिया? लेट Na मॉलिक्यूल्स associate
टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल AN। क्लियर? अब उल्टा ले लिया, यहाँ पर NA मॉलिक्यूल्स हैं और ये बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल AN बना रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ T = 0 पर अपन देखें, एट T = 0 दिस इज द 1 मोल और दिस इज 0 मोल, और एट T = T मतलब इक्विलिब्रियम ले लीजिए आप, T = T, यहाँ से 1 - अल्फा गया तो n से 1 बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा/n बनेगा ना भाई। भाई n से 1 बन रहा है तो 1 से बनेगा 1/n, तो अल्फा से कितना बनेगा? 1/n इंटू अल्फा, मतलब अल्फा/n बन गया। तो यहाँ पर जब ये अल्फा/n आ गया, क्लियर, अल्फा/n आ गया, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर ऑब्जर्व मोल देखें अपन, तो यहाँ अपन बात करें ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने आ गए बेटा जी हो? ये देखना 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n, अल्फा कॉमन ले लीजिए, कितने आ गए? 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। क्लियर? आयोटा क्या होता है? वांटा फैक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहां पर देखिएगा आयोटा निकालें अपन, तो आयोटा कितना आएगा? ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा अपॉन थ्योरेटिकल कितना है? 1 ही है स्टार्टिंग में, तो आयोटा की वैल्यू तो कितनी आ गई? आयोटा आ गया आपके 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। यहाँ n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ n कॉमन लेंगे तो आयोटा की वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगी 1 + यहाँ कितना हो जाएगा? 1 - n/n इंटू अल्फा। ये वैल्यू आ गई वांटा फैक्टर की इन केस ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? क्या आएगी? आयोटा = 1 + 1 - n/n इंटू अल्फा। क्लियर है? अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 - n/n इंटू अल्फा = हो गया आयोटा -1। अब यहाँ पे अपन अल्फा निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा -1 इंटू n अपॉन 1 - n। क्लियर? ये वैल्यू आ गई अल्फा की। अब n की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो वहाँ तो डिसोसिएशन था, यहाँ एसोसिएशन था। अगर यहाँ 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट्स होते हैं तो वो डाइमर बनता है। क्या बनता है? अभी जैसे एसिटिक एसिड का बनाया था ना, साइक्लिक डाइमर, तो डाइमर है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर 3 मोल्स होते हैं तो ट्राइमर बनता है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अगर 4 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं तो वो टेट्रामर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो टेट्रामर कहलाता है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। क्लियर? ये है आपके वांटा फैक्टर, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। बस आपको आयोटा निकाल, तो आप सीखे आयोटा कैसे निकालते हैं। और अब आपको जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, उन फॉर्मूलों में कुछ नहीं करना, आयोटा और यूज़ करना है। और आयोटा की वैल्यू जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए तो 1 माननी है, मतलब वहाँ तो आयोटा का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है वहाँ आयोटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, जो हमें अभी जो हमने बताया उस कंसेप्ट से निकालनी है, और कोई दिक्कत नहीं करना। ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में जो लेंगे वो केवल न्यूमेरिकल करना सीखेंगे आयोटा के बेसिस पर। ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पर लेते हैं अब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस
RO सिस्टम। जानते हो आप RO का पानी पीते हो ना भाई, वही है। RO किस कंसेप्ट पे वर्क करता है वो देखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहता है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन पर, क्या बोला मैंने, जब हम किसी सॉल्यूशन पर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से मोर प्रेशर अप्लाई कर दें, मतलब जब किसी सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो उल्टा हो जाता है। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल, सिंपल ऑस्मोसिस में तो क्या होता था, सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाते थे। अब यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर आएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने मान लो कैसे काम करता है, ये आपने एक कंटेनर ले लिया और इसमें बीच में आपने लगा दिया सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ओके, और यहां पर एक पिस्टन लगा दिया P, क्लियर है, और यहां पर हमने भर दिया एक तरफ तो सीलाइन वाटर। सीलाइन वाटर मतलब सॉल्टेड वाटर है। क्या है ये? सीलाइन वाटर मतलब सॉल्टेड वाटर, और इधर हमने भर दिया प्योर वाटर, और इसके बीच में लगा दी हमने एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, और यहां पर ये टोंटी लगा दी नल, जिसमें से हम इस कंटेनर में वाटर को इकट्ठा करते रहेंगे। अब देखिएगा, अगर यहां तो क्या है, सीलाइन वाटर है, मतलब ये तो सॉल्यूशन हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, और इनके बीच में क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लग रही है। अब अगर जनरल ऑस्मोसिस होता, क्या कहा मैंने, अगर जनरल ऑस्मोसिस होता तो जनरल ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव करते थ्रू द सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इस पिस्टन पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और वो है P एक्सटर्नल, और ये प्रेशर है ग्रेटर देन 2 पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर है। क्लियर है? तो ये जितना इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अब हम इस पिस्टन पर, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस का जो फिनोमिनॉन है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब, पहले तो जनरल ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की ओर आते थे, अब यहाँ पे जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो प्योर सॉल्वेंट की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे? प्योर सॉल्वेंट की ओर। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्स प्रोसेस टू द ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस का रिवर्स है, इसलिए इसे कहा रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। क्या कहा? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी अप्लाई ए हाई प्रेशर then osmotic pressure on a solution, then the osmosis become reversed. This is known as reverse osmosis. Clear है? That means solvent particles from solution move towards the pure solvent through the semi-permeable membrane. तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया, अपोजिट प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस का। सो इट इज नॉन एज ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है जो सीलाइन वाटर होता है उससे प्योर वाटर ऑब्टेन करना है, मतलब डिसॉल्टिनेशन करना है किसका? सीलाइन वाटर का। तो ये क्या काम आता है? ये काम आता है डिसॉल्टिनेशन, डिसॉल्टाइजेशन ऑफ सीलाइन वाटर। मतलब जो सॉल्टेड वाटर है उस सॉल्टेड वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करने में इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं RO। और RO जनरली हम बहुत सारा
घर पे पानी यूज करते हैं आरओ का, वो इसी प्रोसेस में वर्क करता है कि वहाँ जो इम्प्योर वाटर है उस इम्प्योर वाटर को ले लिया, वो एक फिल्टर में से गुजरता है, जो फिल्टर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और जब उस पर एक हाई प्रेशर अप्लाई करा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सॉल्टेड वाटर में प्रेजेंट जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आ जाते हैं सॉल्वेंट की ओर, और जो सॉल्ट है वो एक तरफ रह जाता है, तो हमें प्योर वाटर ऑब्टेन होता है। इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और चैप्टर फिनिश। अब आप इसको पढ़िएगा, कल अपन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें वांटा फैक्टर का यूज करते हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। 2 डेज खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आप सॉल्व करिएगा बुक, कल आपको सीट भी भेज देंगे, और बुक तो आपके पास है ही राजस्थान बोर्ड की, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। और कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, लेकिन बेटा वो पढ़िए, आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं। क्लियर है? पढ़िए, आप ढंग से पढ़िएगा, और कोई किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप हमें बोलिए, उनको हम सुधरवाएंगे। कोई दिक्कत आएगी नहीं, वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आ रही हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है? थैंक यू।